घाटी में एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों का मुद्दा गरमाने लगा है। कश्मीरी पंडित किसके साथ हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसके साथ नहीं है, ये मुद्दा एक बार फिर से कहीं ना कहीं तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इमोशनल एस्पेक्ट से देखें, जब कश्मीरी पंडितों का जिक्र होता है तो वो 1989 और 1990 का वो मंजरात भी याद आना स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि काफ़ी इमोशनल एस्पेक्ट है और उसको समझना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है जिसके बाद आज राजनीतिक हालात कहीं ना कहीं उभरते हुए उफनते हुए नजर आते हैं। कुछ हमारे साथ कश्मीरी पंडित हैं, या फिर एक शब्द और मैं जोड़ूं, विस्थापित कश्मीरी पंडित, जो कहीं ना कहीं एक तरह से पीड़ादायी शब्द हो जाता है जब विस्थापित लगता है। बात हम करते हैं कि 1989 और 1990 का वो मंजर क्या था। पहले आपका नाम। प्यारेलाल पंडित साहब, मैं कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और हम 6 मार्च को निकलना पड़ा जबकि जो मिलिटेंसी बढ़ गई थी और हमारे सामने से जुलूस निकल रहे थे और हमारे जो गाँव वाले थे वो बीच बचाव करते थे हमारी गलियों की तरफ। मगर जब लास्ट पर उनको पता चला कि यहाँ गन कल्चर आ गया, ये मैं जनवरी फरवरी की बात 90 की बता रहा हूँ, तो वो भी मजबूर हो गए कि उनको अपना बचाव नहीं था तो हमें कहाँ बचाव करते। फिर ऐसी बात है कि मुश्ताक अहमद गनाई हमारा डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा था, तो वो आया पब्लिक में। हमारे 10 घर चले गए थे फरवरी में, तो वो आया पब्लिक में। उसने 2000 लोग जमा किए, मोमडन और हिंदू जो बाकी उधर थे, क्योंकि हमारे 3 गाँवों थे, कंजस्टेड एरिया था हिंदुओं का, कारीहमा, गुशी और गोटेंगू, ये 3 गाँव इकट्ठे थे और हमारा कंजस्टेड एरिया था। तो वो जब आया तो उसने कहा, हमने उसे कहा, मैं बड़ा इमोशनल हुआ था उस वक्त, तो मैंने उसे कहा कि जो 10-12 घर चले गए हैं वो सारे मुलाजिम हैं, उनको वापस लाइए और हमारी सुरक्षा दीजिए फ्रॉम एग्जिट और एंट्री, हमारी सुरक्षा आप लिख कर दीजिए तो हम नहीं चलेंगे। उसने कहा ये मेरे हाथ में नहीं है। तो प्रॉबेबली मैंने शायद गालियां दी डीसी को और वो भाग गए और मुसलमान ने भी गालियां दी। ये जो मैं एक्चुअल हकीकत कहता हूँ। तो उसके बाद हम 6 मार्च को निकलना पड़ा और हमारा सामान जो था थोड़ा माड़ा मोड़ा, तो वो हमारा मुसलमानों ने ही लोड किया ट्रक में, और ट्रक को हमने 5,500 रुपये देने पड़े इधर तक। और जब हम खनाबल पहुँचे, बिलीव मी, खनाबल से यहाँ तो 250 किलोमीटर है अभी, तो हम कुपवाड़ा से थे 105 किलोमीटर दूर, तो हमने खनबल पहुँच कर ही ये अंदाज़ा लगाया कि ये हम जम्मू पहुँच गए। ऐसे हम लोग ज़मींदार लोग थे, हमें पता नहीं था कि जम्मू कहाँ पर है। जो मुलाजिम लोग थे या कुछ थे उनको पता था, मगर जो हम उधर ही बसने वाले थे हमें नहीं पता था कि जम्मू कहाँ पर है। लेकिन हुआ क्या था 1989-90 में? हुआ मिलिटेंसी का जिक्र होता है, जेनोसाइड का जिक्र होता है। 87 से ही जब माप को इन्होंने इलेक्शन लड़ने नहीं दिया मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट को, वहाँ से ही ये बढ़ते बढ़ते चली गई तो 89 तक। 89 में हमारे लड़के चले गए थे, मोमडन लड़के, पार ट्रेनिंग के लिए, मगर कॉन्फिडेंशियल। जब वो गन लेकर आए और उनके साथ वहाँ के साथी भी आ गए गन लेकर, और उनको शक था कि हम जम्मू कश्मीर को खाएंगे, पाकिस्तान के साथ मिलाएंगे, मगर वो उनको वहम था और उनकी कामयाबी नहीं हुई। मगर कम से कम उनकी कामयाबी तो हुई, क्योंकि एक 10,000 साल पुराना कल्चर जो कौम था, हिंदू कौम, जिससे कन्वर्ट हुए हैं मोमडनों का ऑरिजिन 1400 टोटल था उस वक्त, 1400 ईस्वी से 1400 साल। तो हमारा बड़ा पुराना कल्चर था, तो हमें निकालने पर मजबूर हो गए। तो ये तो कोई साजिश ही थी पाकिस्तान की, और करते करते जो सरकार की नाकामियाँ, उस वक्त की सरकार जो थी, उस वक्त उनकी नाकामियों की वजह से हमें निकलना पड़ा। अगर वो उस वक्त अपना पावर इस्तेमाल करते, फोर्स का पावर इस्तेमाल करते, तो उनको खदेड़ देते और इतनी मिलिटेंसी 30 साल नहीं चलती। कितने कश्मीरी पंडितों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी उस वक्त? काफ़ी सारे कश्मीरी पंडितों को जान गंवानी पड़ी, क्योंकि सबसे पहले तो मैं श्रीनगर सिटी की लड़की हूँ, बच्चे थे हम तब, हमारे सामने ही शुरू में ही पहले हमारे बहुत अच्छे लीडर थे, बीजेपी के ही लीडर थे, वो टिकलाल टपलू जी का, उनका असैसिनेशन हो गया। तो जब वो हम खुद उनके जुलूस में निकले, उसके बाद सतीश तिक्कू, उसको भी मर्डर हुआ हमारे सामने ही। उसके बाद आए दिन होते रहते थे, कश्मीरी हिंदुओं के भी और नो डाउट मुसलमानों को भी मार रहे थे। हमें ये समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि बच्चे थे हम, उतना समझ में नहीं आ रहा था आखिर हो क्या रहा है। फिर 19 जनवरी को वहाँ पे पूरे मस्जिदों में
ये जागो जागो सुबह हुई एक गाना वो गाते थे, जो अचानक ही हर जगह पर पूरे कश्मीर में ये गाने चलने लगे, तो सब लोग दहशत में आ गए। ब्लैकआउट का ऑर्डर उन्होंने निकाला कि शाम को आपको लाइट वगैरह नहीं जलानी थी। हम 4 बहनें थे, तो ये पापा भी परेशान हो गए कि क्या करेंगे, ये क्या हो रहा है कश्मीर में, क्या बात हो रही है। फिर वहाँ पे कर्फ्यू लग गया। कर्फ्यू भी इतना कि ये मक्खी तक मारने नहीं देते थे, बहुत ज़्यादा कर्फ्यू। आखिर आदमी को तो सब्ज़ी वगैरह वो सब तो लाना ही होता था बाहर से, बीच में कभी कभार डील देते थे। ऐसे ही किलिंग्स होती रही। फिर 5 मार्च को हम वहाँ से आए, क्योंकि 5 मार्च को वहाँ पे हमारे जनरल सेक्रेटरी जो थे कश्मीरी हिंदू सभा के जनरल से अशोक काजी को टंकीपोरा में मारा। मैं टंकीपोरा की लड़की हूँ, उसको मारा गया। हालांकि टंकीपोरा का अपना कोई उन्होंने कभी नहीं मारा, वहाँ पे लोकल जो मोहम्मदन थे उन्होंने कोई एक टंकीपोरा का आदमी को नहीं मारा, मगर अशोक काजी गन हथियार से आया था, उसको वहाँ पे हमारी दूसरी गली के बाहर मारा। उस दहशत में हम सब निकल गए, क्योंकि फिर हमें लगा कि अब हमें भी कहीं पे भी कभी भी ये टारगेट करेंगे, हमारे यहाँ से निकलना ही अच्छा है। और वैसे तो वहाँ पे उस टाइम 90 के दशक में, क्योंकि दरबार मुँह होता था, सिटी तो वैसे 50% खाली ही होती थी, क्योंकि वो दरबार मुँह में ज़्यादातर लोग सेक्रेटरीट के ही से ही यहाँ पे आते थे, मुँह में थे, तो वो तो खाली ही थी सेक्रेटरीट में। क्या आपने ऐसा मंजर देखा उस वक्त कि मतलब टेररिस्ट आए, उन्होंने कश्मीरी पंडितों को अपना निशाना बनाया, आपने अपनी आंखों के सामने? नहीं, मैंने अपनी आंखों से वो मंजर नहीं देखा। हाँ, सिर्फ जब अशोक काजी को मारा वो हमने अंदर से देखा। हमने मतलब बाहर, हमारा मकान अंदर था, जो बाहर के लोग थे उनको हम पूछ रहे थे कि क्या हो रहा है सड़क पे, तो वो हमारे को मंजर देख रहे थे। मगर क्रॉस फायरिंग बहुत होती थी। टंकीपोरा एक बहुत बड़ा माना हुआ गढ़ था वहाँ पे उस टाइम नेशनल कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि वो सब जो आग लगाई थी उस टाइम नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही लगवाई थी वो आग। तो वहाँ पे टंकीपोरा में इतनी क्रॉस फायरिंग होती थी, इतनी दहशत थी लोगों में, तो मैं तो कह सकती हूँ कि वो कानों में आज तक वो गोलियों की आवाज़ आ रही थी। और उन गोलियों में तो आर्मी भी मर रहे थे और जो लोकल थे वो भी मर रहे थे। ठीक है। घाटी की कितनी याद आती है? घाटी की तो सर बहुत याद आती है। वो हम मंजर भुला नहीं सकते कि जिस परिस्थिति में हमें श्रीनगर छोड़ना पड़ा, हमारे से क्या बीता, वो मैं आपको बताती हूँ। सर बात ये होती है कि पहले टिकला टिपलू की मौत हो जाती है। वो भी हमने मम्मी के, हम 20s में थे उस वक्त, तो मम्मी के साथ निकले थे, तो वहाँ पर शीशे बिखरे हुए पड़े थे। उसके बाद जो क्या कहते हैं सतीश टिकू, वो भी हमें पता है। नानवाई की दुकान पर जा रही थी मैं रोटी लाने के लिए, तो उसको कैसे निकाला गया घर से निकाल कर उसको सड़क पर लाया। सड़क पर उसको साइलेंसर से गोलियां लगाई, और ये हमारे सामने बच्चे थे हम उस वक्त की बात है। और वो जो मिलिटेंट था, बिटा कराटे ने खुद एडमिट किया है कि मैंने मारा है उसको। वो तब तक उसकी परिक्रमा दे रहा था जब तक उसने बेचारे के प्राण निकल गए। ये हमने अपनी जगह सामने, ये आंखों के सामने के मंजर। उसके बाद अनिल बान को उन्होंने पीछे से गोली मारी। वो कन्याकुमारी में रहता था, हम भी सिटी के रहने ये सब आपने अपनी आंखों के सामने देखा? यस, एग्जैक्टली। तो जो अनिल बान की सिस्टर थी, वो बेचारी दरिया में कभी गाड़ी के आगे बैठना, लेटना, उसने खुदकुशी करना, क्योंकि वो बेचारी तो डिप्रेशन में गई थी। वो बेचारी कहती थी मैं क्या, कितनी बार हमने उसको दरिया में डूबने से बचाया, कितनी बार हमने उसको गाड़ी से, लेटती थी वो बेचारी, कैसे उठाया। अच्छा, उसके बाद अपनी बात, रुबिया सईद का किडनैप हुआ था, वो भी मुझे लगता है कि सियासत के तौर पर ही था। उसको मिलिटेंट वगैरह छुड़ाने थे उन्होंने। तो मैं हम अपने घर में थे पहले, तो जहाँ पर भी आवाज़ें आती थी, हम क्या चाहते, निज़ाम मुस्तफ़ा, ठीक है। फिर हमने क्या करना, लाउड स्पीकरों में, जैसे लगता था मस्जिदों में कम से कम हज़ारों की तादाद में लोग हैं, तो हमें हमारा पता नहीं क्या होगा। अब हम बच्चों के जैसे सहमे थे उस वक़्त। मेरी शादी अर्ली एज में हुई है। उसके बाद मेरा बेबी था, कम से कम मेरे का 1.5 साल 2 साल का था मेरा बेबी। हम उसको टोबो साइकिल पर, मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग थी शालीमार में, तो वो एज ए लेक्चरर थे वहाँ पर। उसके बाद वो गए थे ऑफिस से आ गए, तो हम सिटी में थे, वो आ गए थे। उन्होंने कहा कि मैं उसको घुमा रही थी ट्राइसिकल पर। जब मैं ट्राइसिकल पर घुमाती थी तो दरवाज़ा बंद था, वहाँ पर होता होल, दरवाजे को होल था। हमने क्या देखा, वहाँ पर एक आदमी अंदर की तरफ झांक रहा था। जब अंदर की तरफ झांक रहा था, मैंने अपने हस्बैंड को इशारा किया, मैंने कहा आप देख लीजिए कोई है दरवाजे पर। जब वो दरवाजे पर निकलता तो वहाँ पर कोई नहीं है। उसके बाद आधा घंटा होता है तो वो आदमी फिर से वहाँ पर, मैंने अपने पति को कहा, मैं कहा कोई हमारे यहाँ पर झांक रहा है। जब वहाँ पर गए तो मेरे हस्बैंड ने उसको बोला आप क्या कर रहे हो। वो क्या था, वो था
आतंकवादी, वही जो टेररिस्ट। फिर हमें पड़ोसियों ने देखा होगा, वो अब उसका मतलब क्या था कि रात को हमें उड़ा लेना, पूरा परिवार सहित हमें उड़ा लेना। रात के 12 बजे की बात है। इस बात को देखकर ना रोना भी आता है कि हमारे साथ क्या हुआ। उसके बाद बेबी था, निकल गए हमें, पहले निकाला गया, 12 बजे की बात है, निकाला गया हमें आहिस्ता 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 आहिस्ता। मेरे पति ने फिर अंदर से बंद रखा कि ताकि इनको पता न चले कि ये चले गए हैं। खुद उन्होंने दीवार से जंप लगाकर वो मतलब उस समय अपनी सूझबूझ से अपनी जान बचाई जी आपने। जी। जी। उसके तो बाद क्या मैं आपसे ये पूछना चाह रात भर हाँ। हम लाल चौक में रहे, रात भर। सुबह फिर हम वहाँ से निकल गए। समझो घर का फिरन जो घर में पहना हुआ होता है, हमने ना कुछ उस वक्त लाया, सिर्फ अपनी जान बचाकर हम उस वक्त आ गए हैं। वो बेबी था, भगवान की कसम आप मानोगे या नहीं, हमारे पास उस वक्त दूध लाने के भी पैसे नहीं थे, तो हम कैसे किस हालत में यहाँ पर पहुँचे। कितने कश्मीरी पंडितों की उस वक्त जान गई थी उस टेरर अटैक में, या फिर कहें कि जेनोसाइड में? बहुत बहुत, आप मैं क्या बताऊं कि हम बाहर जाने से डरते थे कि पता नहीं हम इस वक्त जाएंगे तो हम शाम को आएंगे वापस कि नहीं। ऐसा हमारे थ्रेट था, हमें तो पूरा थ्रेट ही था कि पता नहीं हमारा क्या होगा, क्योंकि हम माइनॉरिटी में थे। तो अगर जान बचाकर हम वहाँ से नहीं निकलते फिर हम क्या करें, हमारा भी तो वही हाल होता। मैंने कहा ना, इवन क्या हमारा था उस दिन, उनका पूरा था कि इनको, इस फैमिली को हमने ख़त्म ही करना है। तो अब मैं क्या बताऊँगी कि फिर कैसे आ गए, कैसे हम यहाँ रह रहे थे, किस हालत में रह रहे थे, जबकि हमारे पास कुछ नहीं था उस वक्त खाने पीने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये घटना कहीं ना कहीं, ये त्रासदी कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है, जिसे कोई झुठला नहीं सकता, क्योंकि सच्चाई किसी से छिपती नहीं है। आज भी यही सच है जो विस्थापित कश्मीरी पंडित अपनी मांगों को रख रहे हैं, और उनका ये भी मानना है कि आज उनकी मांगों को सुना जाना चाहिए, जो कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज नज़रअंदाज कर रही है। लेकिन देखना ये होगा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में ये कितना बड़ा मुद्दा बनता है, क्योंकि कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी का आज भी ये मुद्दा तूल पकड़ रहा है। कैमरामैन शिव प्रताप के साथ मैं यश खुराना, जम्मू से। जो ब्लॉक की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कोई सामान्य ब्लॉक नहीं है। ये सामान्य ब्लॉक इसलिए नहीं है क्योंकि ये मुद्दा 1990 से लेकर आज तक एक बड़ा विषय जम्मू कश्मीर में बना हुआ है। दरअसल मेरी मौजूदगी जगती टाउन में है, और ये वो टाउन है जहां पर विस्थापित कश्मीरी पंडित रहते हैं। अब कश्मीरी पंडितों का जिक्र हो रहा है तो स्वाभाविक है कि जम्मू कश्मीर में ये काफ़ी बड़ा मुद्दा है। इसी को जानने समझने की कोशिश हम कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में क्या ये आज एक बड़ा मुद्दा है या नहीं है। जम्मू कश्मीरी पंडितों की जो मांग थी, विस्थापित जम्मू कश्मीरी पंडितों की जो मांग थी, क्या वो आज पूरी हो रही है या फिर कुछ बाकी है? जो सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है उससे कितना सेटिस्फाइड है और क्या हो सकता है, इसी को हम जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आपको मिलवाते हैं, हमारे साथ विस्थापित कश्मीरी पंडित हैं, उनसे जानने समझने की हम कोशिश करेंगे। वो किस्सा मुझे लगता है कि आज भी आपकी आंखों में होगा जो 1989-1990 का है। फिर दोबारा से जब विधानसभा चुनाव आ गए हैं तो वोट की चोट किसे? देखिए सर, हमारा पहला यही मानना है कि हमारा वोट जो है वो हमारी वैली के साथ आइडेंटिफिकेशन है। एक ही चीज़ बचा है हमारा, बाकी सब नेस्त नाबूद किया इन्होंने, और एक ही वोट जो एपिक कार्ड है हमारा, वो वैली की आइडेंटिटी हमारी है, कश्मीरी पंडितों की। बाकी जो भी गवर्नमेंटें आए उन्होंने हमें सब चीज़ों से, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स थे वगैरह, उससे मुस्तस्ना करने की कोशिश की, उससे निकालने की कोशिश की, मगर एक वोटर कार्ड वो निकाल नहीं सके। और इस वोट जो एपिक कार्ड है हमारा, ये हमारी आइडेंटिफिकेशन है। और हम सबको अपील करते हैं, खास करके इस इलेक्शन में जो 10 साल के बाद हमें मुबारक की बात है कि हमें परमिशन दिया गया, और इसमें भी कोई कोताहियाँ हैं कि सारे पावर्स गवर्नर साहब को दिए हैं, और हम सबसे पहले इनका वादा मानना चाहेंगे जो अमित शाह जी ने कहा है कि भाई स्टेटहुड दे देंगे जो ही इलेक्शन होते। हमें अब यह देखना है कि कितनी देर अमित शाह का वादा स्टैंड रहता है, मत ये फिर भी इलेक्शन होकर के बेईमानी करेंगे और स्टेटहुड को ले जाएंगे, क्योंकि स्टेटहुड लेने से जो यूटी बनाई है उसमें सारे पावर्स वेस्ट किए हैं गवर्नर को। वन मैन इज रूल है, और
बदकिस्मती से जो 2014 से हमारी हुकूमत है, उसी गवर्नमेंट का हमें गवर्नर है यहाँ एलजी साहब, और जो भी उनके जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कानून है वगैरह सब लगाए हैं इस गवर्नर के हाथ से हमारे पर यूटिलाइज हो रहे हैं। और आम पब्लिक के लिए इस यूटी रूल में कोई भी इख्तियारात गवर्नर को नहीं है कि आम पब्लिक को पॉवर्टी से मुस्तस्ना करने, एम्प्लॉयमेंट दे दे, कुछ भी दे दे, ये सारा सेंटर तक है। और 2014 से खास करके कश्मीरी पंडितों की बात करेंगे, 2014 से और 2014 से पहले भी जितनी भी गवर्नमेंट आए उन्होंने कुछ नहीं किया, मास सिवाय 2008-9 के जिन्होंने ये क्वार्टर बनाए और पीएम पैकेज को इजरा किया, जो भी गवर्नमेंट थी। उसके बाद हर एक गवर्नमेंट ने हमारे हक में कुछ नहीं सोचा। लेकिन सवाल ये पूछा जा रहा है पूरे जम्मू कश्मीर में, या फिर कहें कि दिल्ली तक, क्योंकि पूरे देश की नज़र जम्मू कश्मीर पर है इस वक्त, कश्मीरी पंडित किसके साथ है? कश्मीरी पंडित इस वक्त जो असेंबली इलेक्शन में है, कश्मीरी पंडित को मुझे लगता है कि वो अपने हक का फैसला करेगा और उस बंदे को वोट देगा जो कश्मीरी पंडित की बात करेगा। उस बंदे को वोट नहीं देगा जिसने हमारे कल्चर और हमारी हेरिटेज को बदलना चाहा अपने मैनिफेस्टो में, तो उसको हम कैसे वोट दे सकते हैं? और दूसरी पार्टी कोई जिसने जो जमात इस्लामी है, जमात इस्लामी को अपने साथ ज्वाइन करवाया और जिसका बैंड ऑर्गेनाइजेशन है उसको अपने साथ ज्वाइन करवाया, क्या आपको लगता है कि हम उसको वोट डालेंगे? लिहाजा मैं आम कश्मीरी पंडितों को जो वोटर्स हैं, चाहे जम्मू में है, दिल्ली में है, उनसे अपील करता हूं कि वोट डालने का हक अपने पास रिजर्व रखो और उस बंदे को वोट डाल दीजिए जो हमारे हक में बात करेगा और हमारी रिसेटलमेंट और रिहैबिलिटेशन के हक में बात करेगा। ठीक है, आपका नाम? संजय धर। 2014 के बाद एक पॉइंट इसमें और जोड़ रहा हूं मैं कि 370 हटने के बाद सबसे बड़ा क्या परिवर्तन आप देख पा रहे हैं? कि कश्मीरी पंडित हैं, प्रदेश में मुद्दे भी हैं, यूटी में मुद्दे भी लगातार उछल रहे हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टीज एक नैरेटिव बना रही हैं। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप कहते हैं कि 370 के बाद कौन सा चेंज आया हमारे कश्मीर में। 370 के बाद सर, खासकर हम कश्मीरी पंडितों के लिए जो विस्थापित लोग हैं, हमारे लिए कोई चेंज नहीं आई। हम वैसे के वैसे ही है, जैसे हम उससे पहले थे वैसे ही आज भी है। किसके साथ हैं कश्मीरी पंडित? कश्मीरी पंडित किसके साथ है? कश्मीरी पंडित तो जब तक 35 साल हो गए हमारे को यहाँ पर अपने स्टेट में, अपने ही देश में हम शरणार्थी बैठे हैं, तो हम किसके साथ है? जब कोई सुनवाई नहीं है, कोई गवर्नमेंट हमारी तरह ध्यान नहीं दे रहा है, तो जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट थी इसको भी हो गए अब इतने साल पावर में, तो इन्होंने भी कोई हमारे लिए कोई जो हमारे को एक्सपेक्टेशन था कि ये रिहैबिलिटेशन हमारी करेगी, लेकिन रिहैबिलिटेशन दूर की बात है। इन्होंने छोटे छोटे मसले जो है, जो हमारे यहाँ पे जो क्वार्टरों के मसले हैं, जितने भी, चाहे जगटी कैंप है चाहे बाकी कैंपस है, वो छोटे मसले सॉल्व नहीं कर रहे हैं। और छोटा सा एक आपको मैं बता दूं, एक छोटा सा रिलीफ है जिसके लिए लोगों ने स्ट्रगल किया यहाँ पर। एक की हमारी वो शहीद भी हो गए इसके लिए, वो उनकी डेथ भी हो गई, उन्होंने भी स्ट्रगल किया इस चीज़ के लिए। बाकी लोगों ने भी, ऑर्गेनाइजेशन ने भी स्ट्रगल किया इस चीज़ के लिए। एक छोटा सा उन्होंने एक जो कंपनसेशन था, हमारा रिलीफ था, वो नहीं बढ़ाया। तो बाकी चीज़ें दूर की बात है। रहा रिहैबिलिटेशन का सवाल, जो रिहैबिलिटेशन है ये हमें भी पता है, कश्मीरी पंडितों की जो रिहैबिलिटेशन है वो आसान नहीं है। लेकिन 1990 1989 की वो जो मंजरात आपको याद आते हैं? जी बिल्कुल आते हैं। उसमें कुछ ये बता फर्क है। देखो सर, मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, आप जो बात कर रहे हैं ना 1990 का मंजर, मैं यही कहूँगा कि जब तक कश्मीरी पंडित कश्मीर में नहीं बसेगा तब तक कश्मीर अधूरा है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, कश्मीरी पंडित जब तक सेटल नहीं होगा कश्मीर में, हमारे जो ये बोल रहे हैं कि हमने हालात ठीक किए हैं, हालात तब ठीक होंगे जब कश्मीरी पंडितों को ये वहाँ पे बसाएंगे। ये मैं बोलना चाहता हूँ। अच्छा, विस्थापित कश्मीरी पंडितों के पास ये जो ब्लॉक्स बने हुए हैं, कितना रकबा है? रकबा तो मुझे पूरा पता नहीं है कि कितना रकबा है, वो मैं नहीं कह सकता हूँ। वो लेकिन एक परिवार जो है वो कितने रकबे में रह रहा है, कितने कमरे बने? हाँ, 2 कमरे हैं, छोटे 2 कमरे हैं, मगर शुक्र करते हैं उस वक्त कांग्रेस सरकार का, जिन्होंने ये भी हमें दे दिया उस वक्त, तो ताकि अंदर तो बैठ सकते हैं, अगर बारिश होती है, धूप होता है, अंदर तो बैठते हैं। लेकिन आप बोलोगे कैपेसिटी है, उसमें है नहीं कुछ। जिस घर में 8 बंदे 7 बंदे हैं, आप बता दो, घर में बहू भी है, बेटा भी है, 2 बहू है, 2 बेटे हैं, माँ बाप है, खुद 2 मियाँ बीवी है, कहाँ बैठेंगे सर? जगह बैठने की नहीं है।
और तब से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी सरकार ने या नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, इतनी सरकारें आई, इन्होंने हमारे लिए क्या किया? उनका मैनिफेस्टो देखो ना आप, उनका मैनिफेस्टो भी उसमें लिखा है रिहैबिलिटेशन। क्या लिखा है? रिहैबिलिटेशन। मगर आज रिहैबिलिटेशन किनको करना चाहता है नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी? हम कश्मीरी पंडितों को अगर हमें घर से निकलना पड़ा, अगर हम इस वक्त एग्जाइल में है, इट इज बिकॉज ऑफ दैट पार्टी एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, उनकी मेहरबानी से हम भुगत रहे आज सजा। ठीक है, यानी कि आपका कुल मिलाकर एक कंक्लूजन निकालें तो आप ये कह रहे हैं कि सभी पार्टीज एक तरह से वोट बैंक बनाने के चक्कर में, लेकिन जो असली समस्याएं हैं विस्थापित कश्मीरी पंडितों की, उस पर ध्यान नहीं दे रहे। उस पर ध्यान किसी ने नहीं दिया। ठीक है, क्योंकि 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, वोट डालेंगे सभी। पहले स्टेट था जब आपने वोट डाले, लेकिन आज यूटी है, कितना चेंज है? देखिए, ये जब से ये यूटी बनी है तब से यहाँ पे खासतौर में महिला होने के नाते बताऊंगी, और ख़ासतौर पर जब से आर्टिकल 370 यहाँ पे लगा है, मैं कश्मीर की बात तो छोड़ दीजिए, जम्मू में बहुत क्राइम बढ़ गया है। जम्मू में आप घर को खाली नहीं 370 हटने के बाद 370 हटने के बाद जम्मू में 370 हटने के बाद आए दिन चोरियां होती है। आप तो मीडिया पर्सन हो, आपको पता होगा कि रोज़ आते हैं वीडियोस यहाँ के। हम अब अकेले गर्ल्स को अकेले नहीं छोड़ सकते, हम मेटाडोर में देर से नहीं आ सकते। यहाँ पे यहाँ पे कई लोग बोलते हैं कि भाई जगतियों में तो काफ़ियों की गाड़ियाँ हैं, मगर हम मजबूर थे क्योंकि यहाँ पे हमारे को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं थी, इसलिए लोगों ने लोन निकाल कर ज़मीन बेची तो पहले गाड़ियाँ लाई, क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल भी नहीं था। ये हॉस्पिटल भी हमने इतने जद्दोजहद करके बनवाए, और इवन आज तक गवर्नमेंट बीजेपी से हमने कितनी मिन्नत की यहाँ पे हमारे को पानी की फैसिलिटी दो। अगर आप खुद ग्राउंड लेवल पे जाओगे कि हम क्या पानी पीते हैं, तभी का जो गंदा पानी है वो हमारे को सप्लाई किया जाता है। हमने कितनी बार कि एक बोरवेल बना दीजिए, जिस तरह से पंजाब में एक बोरवेल बनाते हैं वैसा बोरवेल उन्होंने नहीं बनाया आज तक। तो आप हमें बताइए, हम क्या रिक्वेस्ट करते जाएंगे बार बार? हम कोई भिखारी नहीं है, हमारे मकान अभी मौजूद है वहाँ पर। श्रीनगर सिटी की में लड़कियों मकान मौजूद है, मेरे ससुराल वालों का भी मकान मौजूद है, खस्ता हालत में है। अभी हम जा रहे हैं ना कश्मीर जा रहे हैं लोग, सारे कश्मीरी हिंदू जा रहे हैं, मगर एज अ विजिटर जा रहे हैं। और आप ये बताओ, ये कितनी त्रासदी है कश्मीरी हिंदू को? होटल में रहना पड़ता है, मंदिर में उसको पैसे देने पड़ रहे हैं, 500-500 रुपये मंदिर में देते हैं हम, और जहाँ मंदिर में हम फ्री रहते थे, और हम अपने घर में नहीं जा रहे हैं, घर नहीं जा रहे हैं हम। और आप बताओ, जब हम उस मोहल्ले में दूर से देखते हैं, हम जी हबा कदल के, जब हम वहाँ पे देखते तो हमारे अंदर क्या हालत हो जाएगी आप बताइए। आज भी डर का माहौल है? आज डर का माहौल नहीं है वहाँ पर, मैं खुद बोल रही हूँ, मैं भी पिछले हफ्ते आई, वहाँ पे कोई डर का माहौल नहीं है। ये सब शोषा इन्होंने फैला रखा है। प्रशासन को कहाँ पर दिक्कत आ रही है कि वहाँ पर एक बार फिर से आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे? जो आपके घर हैं वहाँ पर पुराने, कहाँ दिक्कत आ रही है? प्रशासन चाहता नहीं है कि कश्मीरी हिंदू वहाँ पे लौटे। प्रशासन नहीं, क्या वजह मानते हैं? वो वजह वही जानते हैं, क्योंकि मैं अभी आई, मैं हाल ही में कुछ दिन 4-5 दिन पहले आई, हम हर जगह गए। पहले मैं नहीं निकलती थी बाहर, गांव में नहीं जाती थी, मैं हर गांव में गई, और वहाँ पे मैंने देखा माहौल इतना अच्छा है, उन्होंने हमारे को इतना इस्तकबाल किया, हम बहुत खुश हुए। हमने उनसे पर्सनली बात की, जैसे हम कश्मीर में पहले से करते थे। वो कह रहे हैं कि आप वापस आ जाओ। 1990 1989 के वो हालात याद आते हैं आज भी? जी क्यों नहीं आते हैं। जिस वक्त 1989 की वो बात है, हमें वो रात भी पता है किस तरह से हम निकल गए हैं वहाँ पर, कैसे हमारा जेनोसाइड हो गया, कैसे हम डिस्प्लेस हो गए, और कहाँ पर हम टेंटों में रह रहे थे। टेंटों के बाद फिर उसके बाद ये क्वार्टर मिले जो कि एंड होते ही ख़त्म हो जाते। खैर फिर भी मैं उस वक़्त इनका कांग्रेस का ये सरकार थी, फिर भी उस वक़्त की जो हमारे लिए प्राइम मिनिस्टर पैकेज उसी दौरान हमारे लिए मनमोहन सिंह जी ने किया, और जो रिलीफ वगैरह वो भी उन्हीं की वजह है। जो ये क्या कहते हैं, जो ब्लॉक्स वगैरह मिले ये भी उन्हीं की देन है। उसके बाद जितनी भी सरकारें आई, चाहे एनसी की थी चाहे पीडीपी की थी, उन्होंने हमारे लिए तो कुछ नहीं किया। हाँ, ये बोलते थे कि हाँ जी वोट बैंक के लिए तो हमें हमेशा यूज़ किया गया। उसके बाद ना हमारे पास कोई सरकार आई, ना हमारी उन्होंने सुध ली कि ये कैसे रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, किस तरह से रह रहे हैं। आज 10 साल हो गए, आप क्वार्टरों की हालत देख लीजिए, अंदर जाइए आप क्वार्टरों की हालत देख लीजिए कि खतरा है कि ये पता नहीं किस वक्त ये क्वार्टर गिर जाएंगे। लेकिन विस्थापित कश्मीरी पंडितों के मुद्दे अब कौन सुलझा सकता है, या फिर कहें कि विस्थापित कश्मीरी पंडित कौन किसके साथ है? मैं इसी मुद्दे पर आ रही हूँ। देखिए सर, 2 साल आज तक कोई यहाँ पर नहीं आया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में यूं तो कई मुद्दे हैं, लेकिन सबसे बड़े मुद्दों में से एक विस्थापित कश्मीरी पंडितों का भी है।
भाई सभी पॉलिटिकल पार्टीज लगातार इसी जद्दोजहद में है, इसी कोशिश में है, या फिर कह सकते हैं कि एक नैरेटिव बनाने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन असल में कश्मीरी पंडितों का मुद्दा कौन उठा रहा है और विस्थापित कश्मीरी पंडित किस पार्टी के साथ हैं, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कश्मीरी पंडितों का यह मानना है कि उनके मुद्दे आज भी जस के तस बने हुए हैं, जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कैमरामैन शिव प्रताप के साथ मैं यश खुराना, जम्मू से।